हे गाइस, स्वागत करता हूं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रामीण शिक्षा फॉर बिहार बोर्ड में। तो गाइस, जैसा कि आप लोग को पता है कि जो बच्चे इस वर्ष क्लास 12 के इंटरमीडिएट के एग्जाम देने वाले हैं मैथ्स पेपर से, उनके लिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स में हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं ताकि उनके लिए आसानी से उसकी तैयारी करवाई जा सके। मैं उन बच्चों के लिए तैयारी करा रहा हूँ जो बच्चे अपने लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं और अपने एग्जाम्स में 75% टू 80% मार्क्स लाना चाहते हैं। इस सीरीज में हम लोग मैथमेटिक्स को 30 डेज में और फिजिक्स को 30 डेज में पूरा खत्म करने की बात कर रहे हैं। उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो भी गेस्ट पेपर आता है, लाइक A1 गेस्ट पेपर, ब्रिलियंट गेस्ट पेपर, उस गेस्ट पेपर में जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं लास्ट डेज में, जो कि हम लोग के पास 25 डेज अभी बचे हुए हैं, उस 25 डेज में उस गेस्ट पेपर में जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उस क्वेश्चंस को करवा देना और उससे रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हो जिससे क्वेश्चन बन जाए उस कॉन्सेप्ट को देना, ताकि बच्चे उस गेस्ट पेपर को आसानी से सॉल्व कर सकें। गेस्ट पेपर सॉल्व करने से पहले मैं उसके बेसिक कॉन्सेप्ट देता हूँ ताकि बच्चे क्वेश्चन आसानी से कर सकें। उसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग डिटर्मिनेंट शुरू किए हुए थे। डिटर्मिनेंट में हम लोग ना बेसिक कॉन्सेप्ट सीख चुका था, हाउ टू सॉल्व डिटर्मिनेंट सीख चुका था, डिटर्मिनेंट किसको कहते हैं, डिटर्मिनेंट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, डिटर्मिनेंट फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट होता था उसको हम लोग सॉल्व करना सीखे थे। आज की क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट सीखेंगे और क्रैमर्स रूल से जो हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसको सीखेंगे। आज की क्लास भी थ्योरी क्लास होगी और देन आफ्टर दैट दिस क्लास के बाद वाली जो क्लास होगी उसमें हम लोग गेस्ट पेपर से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन को डील करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। औपचारिकता के लिए मैं अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम पप्पू कुमार है। मैं पेशे से एक इंजीनियर हूँ और मैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में एक सिस्टम इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा हूँ। मैं अभी फिलहाल अपने गांव में रह रहा हूँ क्योंकि मुझे अब कंपनी द्वारा अभी इस कोरोना काल में, कोरोना सिचुएशन में मेरे को घर से काम करना रहता है, दैट इज वर्क फ्रॉम होम। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में जो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी कहता है द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड इफ इट्स टू रोज change into columns and the columns into rows. This is known as properties of reflection. आपको शायद ये इंग्लिश में समझ में नहीं आया होगा तो मैं इसको हिंदी में समझा देता हूँ। इसका कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है, इसका कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है, लेट दिस बी ए डिटर्मिनेंट, ठीक है, तो अगर उसके दो रो और दो इफ द डिटर्मिनेंट्स रिमेंस अल्टर इफ इट्स रोज आर चेंज इनटू कॉलम, मतलब अगर रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दिया जाएगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक मान लो एक डिटर्मिनेंट है 1 2, एक मैं आसान सा डिटर्मिनेंट लेता हूँ 1 0 0 0 1 0 0 1, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है। इस डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर इसके रो को कॉलम बना दे और कॉलम को रो बना दे। मतलब अगर ये रो है, ठीक है, अगर ये रो है तो इसका अगर हम कॉलम बना देते हैं, ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 1। अब तुम देख लो ये डिटर्मिनेंट्स और ये डिटर्मिनेंट्स में क्या फर्क है? कोई फर्क है? नहीं है। मतलब कि अगर इसका वैल्यू निकालोगे और इसका वैल्यू निकालोगे दोनों का सेम होगा। मैं क्या किया, इसका रो को कॉलम बना दिया और कॉलम को रो बना दिया। और भी इसमें लग रहा होगा कि सर आप ऐसा ही डिटर्मिनेंट का एग्जांपल क्यों लिए? मैं और एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। मैं एक जनरल एग्जांपल ले लेता हूँ, लाइक, ठीक है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33, लाइक एक ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। कह रहा है अगर इसका रो को कॉलम बना दे, कॉलम को रो बना दे तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पहला प्रॉपर्टी, दैट इज रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। मैं करता हूं कन्वर्ट। देखो इसका ये रो है ना, ये रो है,
इसको मैं कॉलम बना देता हूँ, A11, A12, A13। सेकेंड रो को कॉलम बना देता हूँ, A21, A22, A23। थर्ड रो को कॉलम बना देता हूँ, A31, A32 एंड A33। मतलब इसके रो जो थे वो कॉलम्स में चेंज होंगे, कॉल और एग्जैक्टली सेम हम कर सकते हैं, इसका कॉलम्स को हम रो में चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर रो को कॉलम में चेंज कर दे, कॉलम को रो में चेंज कर दे, तो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आता है, डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसका भी डिटर्मिनेंट निकालोगे तो सेम वैल्यू आएगा, और इस डिटर्मिनेंट का भी वैल्यू निकालोगे तो सेम आएगा। मतलब रो को कॉलम में चेंज कर दे या कॉलम को रो में चेंज कर देने से डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी था। इस प्रॉपर्टी को ध्यान से सिर्फ याद रखना है बस। सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी कर रहा है ऑल जीरो प्रॉपर्टी। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम आर जीरो देन द डिटर्मिनेंट इज जीरो। मतलब कह रहा है अगर किसी रो का सभी एलिमेंट जीरो है या फिर किसी कॉलम का सभी एलिमेंट जीरो है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होगा। लाइक एक मैं डिटर्मिनेंट लेता हूं, ठीक है, एक डिटर्मिनेंट लेते हैं, ठीक है, लो 0 0 0। इस रो का सारा एलिमेंट को हम जीरो कर दिया और इसका बाकी सब को रख देते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हो गया। ये एक डिटर्मिनेंट है, इसके सारे एलिमेंट जीरो है। अब बोल रहा है कि बताओ भाई इसका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है जीरो कैसे होगा। तो देखो बच्चा, हम लोग लास्ट क्लास में सीखे थे डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाला, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना हम लोग सीखे थे, है ना। उसमें बताए थे क्या कि हर एक एलिमेंट को, हर एक एलिमेंट को उसको कोफैक्टर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आता है। अब इस एलिमेंट को देखो, इस एलिमेंट को जीरो है, इसको अगर हम लोग इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, लेट दिस कोफैक्टर, इसका मान लो C11 होगा, है ना, प्लस 0 इंटू C12 प्लस 0 इंटू C13, है ना। अगर फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते तो वही तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आता था। अब यहाँ पे तुम देखो कि 0 इंटू C11, 0 इंटू C12, 0 इंटू C13, जीरो अगर कोई भी चीज से मल्टीप्लाई होता है तो उसका सारा क्वांटिटी जो हो जाता है क्या हो जाता है, जीरो अगर किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होता है तो उसका सारा क्वांटिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। सिमिलरली ये पूरा का पूरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये वाला भी क्वांटिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या आ गया, जीरो। मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ गया, जीरो। तो इसीलिए कहा गया है कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम आर जीरो, अगर कोई एक रो का सारा एलिमेंट जीरो है, या फिर ऐसा रहता कि कोई कॉलम रहता 0 0 0 1 2 3 4 5 6, जैसे ये एक डिटर्मिनेंट है, इसका सारा कॉलम, जो फर्स्ट कॉलम है उसके सारे एलिमेंट जीरो है, तो इसलिए इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब कैसे जीरो आ जाएगा, तो जैसा कि मैं लास्ट क्लास में बताया हूं कि अगर उस कॉलम के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आता है ना। तो बट अब जीरो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही आएगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी रो, अगर कोई डिटर्मिनेंट की अगर कोई रो या फिर कोई कॉलम, अगर उसका सारे एलिमेंट जीरो है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, दैट इज प्रोपोर्शनलिटी और रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। कह रहा है इफ ऑल द रोज, सॉरी, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम आर प्रोपोर्शनल या फिर आइडेंटिकल टू सम अदर रो और कॉलम देन द डिटर्मिनेंट इज जीरो। कह रहा है अगर किसी रो या फिर किसी कॉलम का जो एलिमेंट्स होगा किसी दूसरे रो या फिर किसी दूसरे कॉलम के एलिमेंट से प्रोपोर्शनल हो या फिर आइडेंटिकल होगा तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। शायद अब ये स्टेटमेंट से आपको समझ में नहीं आएगा, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल लेते हैं एक, ठीक है। चलो एक डिटर्मिनेंट लेते हैं लाइक 2, 3, 7, 4, 6, 14, ठीक है, और 5, 4, 3। ये एक डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू निकालना है, आप लोग निकाल लो पहले, ठीक है। एक और डिटर्मिनेंट लेते हैं 2, 2, 2, या फिर चलो ऐसा तुम लोग को लगेगा कि सर 2, 2 क्यों, 2, 2 एंड दिस इज 5, ठीक है। 2, 4, 6, 2, 4, 5। अब इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लो। पहले तुम लोग वीडियो स्टॉप करो और निकाल के देखो, ठीक है, तब समझ आएगा। अब देखो कह रहा है, इसका देखो, इसका जो फर्स्ट रो है उसके एलिमेंट 2, 4, 5 है, और थर्ड रो है उसके भी एलिमेंट 2, 4, 5 है। इसमें दो रो है, जो इसमें टू रोज है, जो टू रोज है उसका एलिमेंट क्या है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब एक समान, 2, 4, 5, 2, 4, 5। अगर दो रो या फिर दो कॉलम, इसमें देखो दो कॉलम भी है, ये और ये, 2, 4, 2, 2, 2, 4, 4, 4। अगर दो रो या दो कॉलम का एलिमेंट आइडेंटिकल है तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। आप लोग निकाल लेना डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके, जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट को जनरली सॉल्व करते हैं, 0 आएगा। इसमें देखो ये 2, 3, 7, ये 4, 6, 14। इसमें देखो तो 2 से मल्टीप्लाई है सब में, 2, 2 जब 2 दूने 4, 3 दूने 6, 7 दूने 14, मतलब कि इसका दोगुना है, मतलब प्रोपोर्शनल है। तो इसका भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 कैसे आया और इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 कैसे आएगा, आप लोग अगर इससे सॉल्व कर लिए तो ठीक है, अगर नहीं कर पाए तो थोड़ा सा और रुक जाइए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह रहा है द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंज इट्स साइन, ठीक है। कह रहा है अगर कोई दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में चेंज नहीं आता, उसके साइन में चेंज आता है। लाइक एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको, कि जैसे मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है। अब इसका कोई दो रो को इंटरचेंज करते हैं या फिर दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, जिसको आप लोग बोलोगे चलो मैं उसको चेंज कर दूंगा। चलो मैं क्या करता हूँ, R1 को R2 में बदल देता हूँ और R2 को R1 में बदल देता हूँ। मतलब या तो R1 को R2 बना दो या R2 को R1 बना दो। तो ये करते हैं, करेंगे तो क्या होगा भाई, जो डिटर्मिनेंट होगा कुछ इस तरीका से होगा। R2 कौन सा, ये है R2, ये R2 है, और ये कौन सा है, R1 है। तो R2 को R1 बनाना है, तो यानी 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9, तो ये तो ऐसा ही रहना है। मतलब इसमें क्या हुआ, R1 को R2 और R2 को R1 इंटरचेंज कर दिए दो रो को। तो जो इसका वैल्यू आएगा, मान लो इसका वैल्यू अगर A आया तो इसका वैल्यू क्या आएगा, -A, ठीक है। मतलब अगर कोई दो रो को अपने में चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, वैल्यू में चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसके साइन में चेंज होगा। आप लोग निकाल के देख लेना, है ना, आप लोग निकाल के देख लेना, ठीक है। अब अगर एग्जाम्पल, अब ये तो बोलोगे सर ये 3x3 मैट्रिक्स को ही दिखा रहे हैं, 2x2 मैट्रिक्स का दिखाइए। तो लो 2, 4, 5, 6, ठीक है, 2, 4, 5, 6। अगर इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, तो 6 दूने 12 -5 चौके 20, यानी -8। डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है, -8। इसका दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करो, ठीक है। मैं इसका रो को चेंज कर देता हूँ, ठीक है। जब रो को चेंज करोगे तो ऊपर हो जाएगा क्या, 5, 6, नीचे आ जाएगा 2, 4। अब इसको सॉल्व करो, तो 5 चौके 20 और 6 दूने 12, तो 12 माइनस 20 -12 इज 8। देखो तो साइन यहाँ प्लस माइनस था और यहाँ पे आ गया प्लस।
तो दो रो या दो कॉलम को चेंज किए तो साइन चेंज हुआ या नहीं हुआ? हुआ। अच्छा, अब हम कहते हैं कि ये तो रो को चेंज किए थे, भैया कॉलम को चेंज करके दिखा दो। चलो भाई उसको चेंज करके दिखा देते हैं। तो अब जैसे 2546 है, इसको कॉलम को चेंज करना है तो क्या करेंगे? फर्स्ट कॉलम को सेकंड कर दो और सेकंड कॉलम को फर्स्ट कर दो। तो 4 5 2 सॉरी 4 6, 4 6 और 2 5, 4 6 और 2 5, है ना? तो 4 6 और 2 5, तो 5 चौके 20 माइनस 6 दूने 12, ये आ गया क्या? 8। 8 आ गया। यहाँ पे क्या था वैल्यू इसका? -8, और यहाँ पे आ गया +8। तो दो रो या दो कॉलम जब भी तुम चेंज करोगे तो अपने में, तो उसका सिर्फ क्या चीज में चेंज होगा? वैल्यू में चेंज नहीं होगा, सिर्फ साइन में चेंज होगा। किस में चेंज होगा? साइन। अगर पॉजिटिव रहेगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव रहेगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, सिर्फ इसी में चेंज होगा, बाकी और कुछ में चेंज नहीं होगा। समझ में आया? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी। स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी, इसको समझते हैं। If all the elements of a row or column of a determinants are multiplied by a non-zero constant, then the determinants gets multiplied by same constant। मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है लाइक a11, a12, a13, a21, a22 और a23, a31, a32 और a33, ये एक डिटर्मिनेंट है। ठीक है, कह रहा है अगर कोई रो या फिर कोई कॉलम कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, तो मान लो कि मैं एक रो, कोई भी रो ले लेता हूं, मैं क्या करता हूं? कॉलम लेता हूं, सेकंड कॉलम के सारे एलिमेंट को मैं एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देता हूं, के। अगर एक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाइड है किए, तो अगर पहले डिटर्मिनेंट का वैल्यू ए आ रहा था, तो अब डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा? के इंटू ए। क्या आएगा? के इंटू ए। क्या आएगा? के इंटू ए। समझ में आया? अगर पहले डिटर्मिनेंट का वैल्यू ए आ रहा था, तो अब जो आएगा के मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू क्या आएगा? के इंटू ए। देख लेते हैं 2x2 मैट्रिक्स में चेक करके। 3x3 में सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है ना, 2x2 तो चेक करने में टाइम नहीं लगेगा। मैं ऐसा करता हूँ, 2 4 5 6 एक ले लिए मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। इसका जो वैल्यू आता है क्या आता है? 6 दूने 12, 5 चौके 20, यानी -8 आता है। ठीक है, अब अगर हम के मल्टीप्लाई कर देते हैं कोई एक रो के सारे एलिमेंट में, तो मान लो हम 3 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 × 2, 3 × 2 और 3 × 4, 5 6 को वैसे ही रहने देते हैं, सिर्फ एक रो में, फर्स्ट रो में हम मल्टीप्लाई किए 3। अब डिटर्मिनेंट क्या आएगा? तो 3 दूना 6, 4 तिया 12, 5 और 6। इसको सॉल्व करेगा तो क्या होगा? 6 छक 36 और 12 पचे 60। 6 छक 36, 12 पचे 60। 36 माइनस 60 करोगे तो कितना आएगा? आएगा -24। यहाँ पे देखो -8 है, यहाँ पे आया -24। इसमें देखो तो 3 × -8 लिख सकते हैं क्या? 3 × -8, यानी कि उस मैट्रिक्स में हम 3 मल्टीप्लाई किए थे, मैट्रिक्स के एक रो में या एक कॉलम में अगर 3 मल्टीप्लाई किए थे, तो 3 से उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू मल्टीप्लाई हो गया कि नहीं हो गया? तो वही कह रहा था कि अगर किसी रो या फिर किसी कॉलम के सारे एलिमेंट को कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो न्यू डिटर्मिनेंट बनता है उसका जो वैल्यू होता है, उसको उसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, इसी पे एक प्रॉपर्टी और हम समझाते हैं। इसी पे एक प्रॉपर्टी और हम समझाते हैं। ठीक है, इसी पे एक प्रॉपर्टी हम और समझाते हैं। इस प्रॉपर्टी को समझाएंगे, पहले एक चीज और समझ लो। अगर कोई डिटर्मिनेंट है, अगर कोई डिटर्मिनेंट है, अगर कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है, और मान लो
2, 4 एंड 6। ठीक है, 2, 4 एंड 6। ठीक है, 1, 5, 3, 4, 3, 2। ये एक मैट्रिक्स है। अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि कोई कांस्टेंट नंबर किसी रो या किसी कॉलम में मल्टीप्लाइड है तो क्या उसको कॉमन करके बाहर कर सकते हैं? देखो भैया, ये फर्स्ट जो कॉलम है उसमें देखो तो लिख सकते हैं 2 into 1, 2 into 2 एंड 2 into 3। बाकी 1, 5, 3, 4, 3, 2। इसमें देखो तो फर्स्ट जो कॉलम है उसमें सारे में 2 मल्टीप्लाइड है, तो क्या उसको हम 2 बाहर कर सकते हैं सब में से? 1, 2, 3, 1, 5, 3 एंड 4, 3, 2। बाहर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो वही चीज किए थे कि अब अगर इसका डिटर्मिनेंट को तुम वैल्यू जो निकालोगे, ठीक है, वो कितने से मल्टीप्लाई होगा? 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यही 2 कोई कांस्टेंट नंबर जो था उस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाइड था, उस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाइड था। चलो समझ में आया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इनवेरिएंस को समझते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवेरिएंस को हम लोग समझते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवेरिएंस को समझने के लिए इनवेरिएंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवेरिएंस को समझते हैं। अगर मान लो कोई मैट्रिक्स है या फिर कोई डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट की बात करें तो डिटर्मिनेंट ही बात करते हैं। अगर कोई डिटर्मिनेंट है, लाइक लिख लो इस तरीका से, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। जैसे मैं 3x3 मैट्रिक्स, 3x3 डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूं, सिमिलरली हम लोग 2x2 डिटर्मिनेंट की भी बात करेंगे, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवेरिएंस क्या है कि जैसे अब ये क्या है, ये रो R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवेरिएंस ये कहता है अगर ये डिटर्मिनेंट है और इसमें हम कुछ ऑपरेशन करते हैं लाइक एडिशन और सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन, तो उस डिटर्मिनेंट में कोई वेरिएशन नहीं होगा। जैसे कैसे करते हैं इसे समझो। लाइक इस तरीके से करते हैं कि R1 को हम इस तरीके से चेंज करते हैं, R1 को हम इस तरीके से चेंज करते हैं, लाइक R1 प्लस R2 प्लस R3। मैं ये करता हूं कि R1 को हम R1 प्लस R2 प्लस R3 हम लोग लिखते हैं। मतलब क्या हो जाएगा अब मैट्रिक्स R1 में R1 प्लस R2 प्लस, सिर्फ उसी में चेंज होगा, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस डी प्लस ई, बी प्लस ई प्लस एच, सी प्लस एफ प्लस आई। और बाकी किसको शिफ्ट चेंज किया? R1 को, तो R1 में ही शिफ्ट चेंज होगा, डी ई एफ जी एच आई। ये देखो तो हम लोग ऑपरेशन क्या किए, R1 को चेंज किए R1 प्लस R2 प्लस R3। इस ऑपरेशन करने के बाद भी हमारा जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर ए आ रहा था तो अभी भी ए ही आएगा। तो यही कह रहा था प्रॉपर्टीज ऑफ इनवेरिएंस। और भी चीज कर सकते हैं, जैसे हम लोग R1 को R2 R3 कर दिए, हम लोग ये भी कर सकते हैं, लाइक अब यहां से इसमें चेंज करते हैं कि R1 को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं कि R1 माइनस R2। अब R1 माइनस R2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस डी प्लस ई माइनस डी, यानी A प्लस ई बचेगा, B प्लस ई प्लस एच माइनस ई, यानी B प्लस एच बचेगा। यहाँ पे C प्लस एफ प्लस आई माइनस एफ, सेकेंड रो यही तो है ना, तो माइनस एफ करेंगे तो C प्लस आई बचेगा। और बाकी जो रो जो, क्योंकि हम R1 में सिर्फ चेंज किया तो सिर्फ R1 में ही होगा, बाकी सब वही रहेगा, C D E F G H I। ये बन गया अपना डिटर्मिनेंट। तो इसको ये करने के बावजूद भी हमारा जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा वो ए ही रहेगा। तो क्या आपको समझ में आया या नहीं आया कि हम लोग कोई भी ऑपरेशन करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
और भी ऑपरेशन करके हम दिखा सकते हैं। लाइक इसमें ऐसा ऑपरेशन करो, C1 को चेंज कर दो C1, लेकिन हर हमेशा देखना C1 को चेंज कर रहा था, C1 के साथ रहना चाहिए रिलेशन, C1 माइनस C2। अब भाई क्या होगा, चेंज होके क्या होगा देखो, तो C1 माइनस C2, C1 में से C2 को घटा दो तो A माइनस बी, डी माइनस ई और G माइनस एच। बाकी C2 तो सेम रहेगा, C2 में तो कोई चेंज ही नहीं होगा भाई, CFI। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग कोई ऑपरेशन करेंगे, और जब भी कोई ऑपरेशन होगा तो उससे करने से कोई डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क होने वाला नहीं है। यही कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवेरिएंस। इसका हम लोग यूज बहुत भयानक यूज करने वाले हैं जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस का। तो ठीक है, सो नॉट टू वरी अबाउट इट। यहीं पे हम एक चीज और बताने वाले थे, यहीं पे एक चीज हम और बताने वाले थे। क्या बताने वाले थे कि बाद में जो हम आपको समझाएंगे, क्या समझाने के लिए हम बाद में बोल रहे थे, तो यहाँ पे आ जाओ। जो प्रॉपर्टी को हम बोले थे कि आपको शायद अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, बाद में समझ में आएगा, वो कौन सा प्रॉपर्टी था, तो समझो इधर आओ। ठीक है, ये प्रॉपर्टी तो वहां पे समझ में आ गया था आपको। ये शायद थर्ड प्रॉपर्टी कि इफ ऑल द रोज और एलिमेंट्स आर प्रोपोर्शनल और आइडेंटिकल ऑफ द सेम रो और कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, इसमें कह रहे थे कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर सेम रो या सेम कॉलम अगर आइडेंटिकल है तो क्या होगा। लाइक इसमें पहले देख लो, अगर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है तो क्या करेंगे, इसे देखो। आइडेंटिकल कौन सा है, ये दोनों आइडेंटिकल है, ये दोनों आइडेंटिकल है ना। तो हम ऐसा करते हैं, एक ऑपरेशन करते हैं, R1 को लिखते हैं, R1 को लिखते R1 माइनस R3 लिख देते हैं। तो R1 को R1 माइनस R3 करेंगे तो 2 माइनस 2 इज 0, 4 माइनस 4 इज 0 और 5 माइनस 5 इज 0। और बाकी सारे चीज तो वही लिखेंगे, 2 5 6 2 4 5। अब देखो तो क्या ये पहला प्रॉपर्टी आ गया कि अगर किसी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट अगर जीरो है तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। देखो, अब अगर ये भी चीज नहीं समझ में आ रहा है तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका बताए थे कि जो एलिमेंट लिख रहे हो एक्सपेंड करते थे ना फर्स्ट रो के लॉन्ग, फर्स्ट रो के लॉन्ग, तो फर्स्ट रो के लॉन्ग करेंगे तो जीरो इंटू को फैक्टर ऑफ दिस प्लस जीरो इंटू को फैक्टर ऑफ इसका प्लस जीरो इंटू को फैक्टर ऑफ इसका। अब जीरो से कोई भी को फैक्टर का कोई वैल्यू नहीं होगा, तो जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, जीरो, प्लस जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा जीरो प्लस जीरो, यानी नेट क्या आएगा, जीरो। क्या आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। तो यही चीज कह रहे थे। अब इसको सर कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इसमें देखो कि 4 6 7, इसमें देखो तो क्या दो ऐसा टू ऐसा नंबर है जो सारे में मल्टीप्लाइड है, तो सबसे पहले टू बाहर कर लेंगे। तो टू बाहर करेंगे तो क्या होगा, 2 3 7, 2 3 7 5 4 3। अरे ये चीज तो यही आ गया कि दो अगर रो सेम आ गया, अगर दो अगर रो सेम आ गया तो उसका वैल्यू डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो। अगर उससे भी नहीं समझ आता तो ये देख लो। तो यही चीज हम कह रहे थे उसमें। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दैट इज हम लोग सीख रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवेरिएंस। अब हम लोग आते हैं ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी, कि ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं भाई। क्या चीज आ गया, ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी, है ना। ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवेरिएंस समझ आ गया तो ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी, ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, देखो। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए डिटरमिनेंट above or below the main diagonal consist of zeros, then the determinants equal to the product of diagonal element। मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कोई ऐसा डिटर्मिनेंट है जिसका डायगोनल के लाइक दिस, अगर मान लो ये A11 है, ठीक है, 0 0, ठीक है, A21 0, A22 0 0, A
31 A32 and this is A33। मतलब यहाँ पे देखो क्या करें, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स एबव और बिलो द मेन डायगोनल कंसिस्ट ऑफ जीरो। मतलब अगर डायगोनल, जो मेन डायगोनल क्या है, डायगोनल देखो क्या है, डायगोनल क्या है, डायगोनल अपना क्या है, यही तो है, यही तो है, यही तो है। अगर डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स है या फिर नीचे, एक और लिख देते हैं डिटर्मिनेंट, लाइक A11 A12 A13, ठीक है, 0 A22 A23, 0 0 और A33। देखो डायगोनल इसका ये है, ठीक है, डायगोनल के ऊपर या फिर डायगोनल के नीचे अगर उसके एलिमेंट्स 0 0 हैं तो उस डायगोनल का जो वैल्यू होगा, उस डायगोनल का जो वैल्यू होगा उसके डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होगा। डायगोनल एलिमेंट्स इसमें क्या है, A11 A12 सॉरी A22 एंड A33। इसका डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा, ए, इसका मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, A11 A22 एंड A33। मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू ये आएगा इसमें, अगर डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट सारे के सारे जीरो हो जाएंगे या फिर डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट सारे के सारे जीरो हो जाएगा तो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू ये होगा। समझ में आया? चलो, समझ में आया ना, ये तो बहुत आसान चीज था, है ना। अब क्यों होगा इसका रीजन भी मैं दे सकता हूं, क्यों होगा उसका रीजन भी मैं दे सकता हूं। देखो क्यों होगा, जैसा कि मैं बताया हूं कि जब भी तुमको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना रहे तो क्या करना रहता, उसके एलिमेंट लो और उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करो। अब A11 लिए, इसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, को फैक्टर इसका क्या क्या आ जाएगा, तो इसका फर्स्ट रो छोड़ दो, फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, तो A220 A32 और A33 प्लस बाकी ये दोनों तो जीरोज हैं, तो जीरो इंटू कुछ भी इसका को फैक्टर होगा तो जीरो ही तो आएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो A11 इंटू A22 इंटू A22 इंटू A22 इंटू A22 इंटू A33, ठीक है, माइनस इसको ये करेंगे तो क्या होगा, ये तो जीरो हो जाएगा, यानी A11 A22 और A33 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया, A11 A22 A33 हो जाएगा। तो ये जो आया क्या आया, देखो डिटरमिनेंट का वैल्यू आया कि नहीं आया, आया ना, समझ में आया, चलो अच्छी बात है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग, ये तो हो गया, हाँ, ये हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट सीख लिए, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल क्या होता है भाई, मेरा लगता है कंपनी से कुछ मैसेज आ रहा है, मेरे को देखना चाहिए या फिर बाद में देखना चाहिए, एक सेकंड बच्चों, क्या बात है भाई, यही दिक्कत होता है कि आप लोग के लिए मैं मेहनत इधर कर रहा हूँ उधर भी आ रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा बाद में देखता हूँ, जो भी रहेगा बाद में देखता हूँ, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं क्या, क्रैमर्स रूल। क्या, क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल क्या है, ये बेसिकली एक मेथड है, मेथड मेथड टू सॉल्व इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल या फिर थ्री वेरिएबल, या दो वेरिएबल का या फिर थ्री वेरिएबल का इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड है क्रैमर्स रूल, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको टू वेरिएबल की बात बता देता हूं, लाइक एक इक्वेशन मान लो कि ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी है,
और a1x मान लेते हैं, a1x b1y प्लस c1। एक है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 है। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे डी। डी मतलब ए का एक्स का कोफिशिएंट लिख लो, a1 b1 a2 b2, ये डी हो गया। फिर निकाल लो d1। d1 का मतलब क्या हो गया? d1 का मतलब क्या हो गया? x के कोफिशिएंट के जगह पे c1 लिख दो, c1 c2 b1 b2। d2 निकाल लो, d2 के by के कोफिशिएंट के जगह पे c1 c2 रख दो, मतलब a1 a2 और c1 c2। अब ये तीनों निकालने के बाद x का जो वैल्यू होगा, वो लिखेंगे d1 अपॉन डी, y का जो वैल्यू होगा वो जगह d2 अपॉन डी। ये हम लोग टू वेरिएबल के इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है। d1 कैसे निकालेंगे? तो मेथड तो जानते हैं, a1 b2 माइनस ऑफ a2 b1। जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं उस तरीके से डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। सिमिलरली हम लोग थ्री वेरिएबल्स का देखते हैं। इक्वेशंस ऑफ थ्री वेरिएबल्स, इक्वेशंस ऑफ थ्री वेरिएबल, ठीक है, इक्वेशंस ऑफ थ्री वेरिएबल, ठीक है। लाइक ले लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, ठीक है। a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये एक तीन इक्वेशन है, तीनों x y z का वैल्यू निकालना है। इसमें भी सिमिलर हम लोग करेंगे, सबसे पहले d निकालेंगे, या d या फिर डेल्टा। इसका मतलब है d और डेल्टा एक होता है, डेल्टा निकालेंगे। डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट किसका? x का कोफिशिएंट लिख दो पहले, a1 a2 a3, y का कोफिशिएंट लिख लो b1 b2 b3, z का कोफिशिएंट लिख लो c1 c2 एंड c3। ये हो गया। ये डेल्टा का वैल्यू निकाल दो, जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हो डेल्टा का वैल्यू निकाल दो। डेल्टा 1 का मतलब क्या हो गया? जहां जहां x का कोफिशिएंट था वहां वहां d1 d2 d3 लिख दो, d1 d2 एंड d3, b1 b2 एंड b3, c1 c2 एंड c3, ठीक है। डेल्टा 2 के जगह पे क्या लिख दो? y का जो कोफिशिएंट है वहां पे लिख दो d1 d2 d3, यानी a1 a2 a3, d1 d2 d3, c1 c2 c3। डेल्टा 3, डेल्टा 3 मतलब जो कोफिशिएंट है लिख दो, यानी a1 a2 a3, b1 b2 b3, d1 d2 d3। ये डेल्टा 3। अब x का जो वैल्यू होगा उसका मतलब क्या लिखेंगे? डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। y का जो वैल्यू होगा उसको क्या लिखेंगे? डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। और z का जो वैल्यू होगा डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, ठीक है। x y z का वैल्यू हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। समझ में आ गया? तो इसको हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन ऑफ थ्री वेरिएबल बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड, और दैट इज क्रैमर्स रूल। कुछ रूल्स और है जिसको मैं बताना चाहूंगा। स्टैंडर्ड रूल्स, रूल्स क्या है? जो हम लोग बोलते हैं क्रैमर्स रूल, ठीक है। अगर d मतलब डेल्टा अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है तो दो पॉसिबिलिटी बनता है। और अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, अगर तीनों में से कोई एक
एटलीस्ट वन, क्या एटलीस्ट वन, एक या एक से ज्यादा, नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो है तो सॉल्यूशन कैसा आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। इसको याद कर लेना, डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री में से दोनों में से कोई एक या एक से ज्यादा अगर जीरो के बराबर नहीं है और डेल्टा जीरो के बराबर नहीं तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और इसको बोलते हैं ट्राइवल सॉल्यूशन, ट्राइवल सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बनता है कि अगर डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री तीनों जीरो है पर डेल्टा जीरो नहीं है तो इसको भी बोलते हैं ट्राइवल सॉल्यूशन, इसको भी बोलते हैं ट्राइवल सॉल्यूशन। ठीक है, एक और बोलते हैं इसको कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, और इसको भी बोलते हैं क्या, कंसिस्टेंट। एक हो जाएगा कि डेल्टा इज इक्वल टू अगर जीरो हो जाए तो भी दो केस आते हैं, तो भी दो केस आते हैं। पहला केस ये होगा कि डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री उसमें से कोई एक नॉट इक्वल टू जीरो अगर होगा, या फिर तीनों मान लो अगर जीरो हो जाएगा तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, पहले इनकंसिस्टेंट, नॉन ट्राइवल, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री दोनों में से एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो ये तो इनकंसिस्टेंट होगा ही, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन होगा ही, और नो सॉल्यूशन हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, ये था बेसिक क्रैमर्स रूल, इस पे हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे जब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेंगे। तो आज की क्लास में यहीं पे स्टॉप करता हूं, अगले क्लास में फिर आपसे मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।